हेलो दोस्तों, एस लोकर्स अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको वर्ण विचार टॉपिक में व्यंजन को मैं बताने वाला हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने आप सबको स्वर वर्ण के बारे में बताया था, स्वर के भेद की भी मैंने चर्चा की थी। तो अगर आप सभी लोगों में से उस वीडियो को कोई नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको वर्ण विचार जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है वो आखिरी तक समझ में आ सके। साथ ही मैट्रिक और इंटर 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी लोग आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में स्वर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे वर्ण का जो दूसरा भेद है वो व्यंजन है। वर्ण के दो भेद थे, मैंने बताया था, पहला स्वर था और दूसरा व्यंजन होता है। तो आज हम लोग व्यंजन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्यंजन होता क्या है। हम बताए थे आप सभी लोगों को स्वर के बारे में कि स्वर जो है स से लिखा जाता है और स से स्वतंत्र लिखा जाता है। हमने बताया था कि इन दोनों चीज में एक कॉमन क्या है, वो स कॉमन है। तो स से स्वर हो गया और स से स्वतंत्र हो गया। तो स्वर का परिभाषा मैंने बताया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाएगा, यानी वो वर्ण स्वतंत्र रहेगा, तो उसको हम लोग स्वर कहते थे। ये मैं बताया था आप सभी लोगों को। तो उसी तरीके से व्यंजन क्या कहता है, व्यंजन कहता है कि हम क्या करेंगे कि स्वर की सहायता लेंगे, स्वर की सहायता या स्वर के बगैर जो है मेरा उच्चारण नहीं होगा। तो व्यंजन का परिभाषा क्या होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण या स्वर वर्ण की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी मान लीजिए अगर हम लिखे क लिखे, यह भी एक क्या व्यंजन है। तो अगर क लिखे हैं तो क में अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो आधा क धन अ मिलेगा, आधा क धन अ मिलेगा। तो ये जो आधा क है यह हमारा क्या होगा, मूल व्यंजन होगा। क्या होगा, मूल व्यंजन कहलाएगा। ठीक। और अ हमारा क्या है, तो यह स्वर है। आप सभी लोगों को पता ही है कि अ हमारा क्या है, तो यह एक स्वर है। ठीक। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, व्यंजन बनेगा। तो वही कहा जा रहा है कि व्यंजन क्या कहता है, कहता है व्यंजन कि अगर मतलब किसी वर्ण का उच्चारण करना है तो उसमें अगर स्वर की सहायता लिया जाएगा तो वो क्या होगा, व्यंजन होगा। अगर स्वर की सहायता नहीं लिया गया है तो वो क्या होगा, मूल व्यंजन कहलाएगा। तो व्यंजन और मूल व्यंजन में भी अंतर समझना है कि अगर हम स्वर को अलग कर देते हैं ठीक व्यंजन से तो हमारा वो मूल व्यंजन बन जाता है, और अगर स्वर को हम जोड़ देते हैं तो हमारा वो व्यंजन बन जाता है। ठीक। अब बात ये आएगा कि मूल व्यंजन या व्यंजन की संख्या कितनी है। तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है, 33 होता है। क से लेकर के ह तक, क से लेकर के ह तक जो है मूल व्यंजन की संख्या होती है। क से लेकर ह तक, ये याद रखना है आप सभी लोगों को। क से लेकर के ह तक मूल व्यंजन की संख्या होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यंजन के भेद की। पहले वाले में भी जब हम लोग स्वर का भेद पढ़े थे तो स्वर का परिभाषा पढ़ के स्वर के भेद को देखे थे। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, व्यंजन का परिभाषा हम लोग देख लिए, अब व्यंजन के भेद पे चर्चा करेंगे। तो व्यंजन के भेद को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो व्यंजन है उसमें मूल व्यंजन, जो हमारा मूल व्यंजन हो गया वो तो ठीक है, लेकिन जो व्यंजन है, व्यंजन वर्ण, उनके मुख्यतः जो है 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। पहला हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा हमारा अंतस्थ व्यंजन हो गया और तीसरा ऊष्म व्यंजन हो गया। इसके अलावा व्यंजन के दो अन्य और भेद होते हैं। एक हो गया संयुक्त व्यंजन और दूसरा हो गया द्विगुण व्यंजन। एक हमारा कौन सा हो गया, तो संयुक्त व्यंजन, और दूसरा हो गया द्विगुण व्यंजन। तो ये हमारे व्यंजन के भेद है। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, और अन्य 2 भेद की बात करेंगे तो इसमें संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन होता है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इन सभी की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद में स्पर्श व्यंजन था। तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो
स्पर्श मतलब क्या होता है? छूना या स्पर्श करना। तो इसका परिभाषा होगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और उच्चारण करते वक्त जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सब जो भी उच्चारण स्थान है और इनके परस्पर स्पर्श से किसी भी वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा वो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन कौन होगा? तो क से लेकर के म तक हमारा जो वर्ण होगा यानी जो व्यंजन वर्ण होगा क से लेकर म तक वो हमारा क्या कहलाएगा? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाएगा। इनकी संख्या कितना हो जाएगा? 25। पूछा जाएगा एग्जाम में कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। याद रखिएगा आप सभी लोग। और जो हमारा क से लेकर के म तक वर्ण है जैसे कवर्ग, तो कवर्ग में क से लेकर अंग तक 5 वर्ण आएंगे, चवर्ग में च से य तक 5 वर्ण, टवर्ग में ट से लेकर अण तक, तवर्ग में त से लेकर न तक, पवर्ग में प से लेकर म तक। यानी टोटल अगर जोड़ा जाएगा वर्णों की संख्या तो कितना होगा? 25। और इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कवर्ग का कंठ से उच्चारण होगा, चवर्ग का तालु से उच्चारण होगा, टवर्ग का मूर्धा से उच्चारण होगा, तवर्ग का दांत से उच्चारण होगा, अपवर्ग का ओष्ठ से उच्चारण होगा। तो यही हमारा स्पर्श व्यंजन था। इसमें याद रखना हम लोगों को कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर अंतस्थ व्यंजन वर्ण के ओर। अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या होगा? तो ये कहा जा रहा है कि स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होने से इसे अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, ओठ के परस्पर सटने से होता है। अंतस्थ व्यंजन को कहा जा रहा है कि यह स्वर और व्यंजन दोनों के बीच स्थित होता है। मान लो ऊपर हम लोग स्वर के बारे में पढ़े, फिर व्यंजन भी अभी पढ़ा स्पर्श व्यंजन को, फिर इसके बाद यर लव उसके बाद र ल लव, ये जो 4 हो गया, फिर इसके नीचे व्यंजन होगा। तो ये बीच में है कि नहीं? ये यर लव बीच में होगा। तो वही कहा जा रहा है कि जो स्वर और व्यंजन है इसके बीच में स्थित होने से ये क्या कहलाता है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहलाता है। और इसके उच्चारण के कहा जा रहा है कि जीभ, तालु, दंत, ओठ के परस्पर सटने से क्या होता है कि इसका उच्चारण होता है। जीभ, तालु, दंत, ओष्ठ के परस्पर सटने से इनका उच्चारण होता है। इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हमारा तीसरा नंबर है ऊष्म व्यंजन। तीसरा क्या होगा हमारा? ऊष्म व्यंजन होगा। तो ऊष्म व्यंजन मतलब क्या होता है? गर्म वायु या गर्म ऊष्मा। तो इसका परिभाषा होगा कि इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी कि वैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में रगड़ या घर्षण उत्पन्न होता हो या गर्म वायु हमारे मुख से बाहर निकलती हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स और ह, ये जो 4 वर्ण है ये हमारा क्या कहलाएगा? ऊष्म व्यंजन कहलाएगा, क्योंकि इससे क्या होती है? गर्म वायु या ऊष्मा बाहर निकलती है। ठीक। इसके बाद आगे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग अभी देखे थे व्यंजन के भेद में कि व्यंजन के अन्य और 2 भेद होते हैं। तो जिसमें से पहला हमारा है संयुक्त व्यंजन। ठीक। संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ या मेल किया हुआ, यानी एक दूसरे से मिले हुए, तो वो संयुक्त कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन का परिभाषा होगा कि 2 व्यंजन के मेल से जो वर्ण बनेंगे उसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ आधा क और श लिखा हुआ है। आधा क और श ये दोनों क्या है? ये दोनों एक व्यंजन है, और अगर इन दोनों को हम मिला दिए हैं तो यहाँ क्या बन गया है? छ बन गया है। उसी तरीके से आधा त और र लिखा है, इन दोनों को मिलाने से त्र बन गया है। उसी तरीके से आधा ज और इ लिखा है, इन दोनों को मिलाने से ज्ञ बन गया है। आधा श लिखा है और र लिखा है, इन दोनों को मिलाने से श्र बन गया है। तो अगर हम देख रहे हैं इन चारों उदाहरणों में कि 2 व्यंजनों को ही मिला करके क्या किया गया है? एक नया वर्ण बनाया गया है, तो वही हमारा क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। यानी 2 व्यंजनों के मेल से बना हुआ वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। इसकी संख्या की बात करेंगे तो कितना होता है? तो इसकी संख्या 4 होती है। ठीक। इसके बाद जो दूसरा भेद था वो था हमारा द्विगुण व्यंजन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? तल बिंदु वाले व्यंजन।
द्विगुण व्यंजन कौन कौन होते हैं? तो कल भी मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि जो ड और ढ होता है उसके नीचे बिंदु लगने से जो है क्या होता है, द्विगुण व्यंजन बनता है। यह क्या होता है, ये हिंदी का अपना व्यंजन होता है और इसका प्रयोग हम लोग संस्कृत में नहीं करते हैं। और जो टवर्गीय व्यंजन होता है उसके नीचे बिंदु लगाने से ये बनता है, इसी को हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक ना, यानी द्विगुण व्यंजन में समझना है कि टवर्गीय व्यंजन जो ड और ढ है उसके नीचे बिंदु लगा देंगे ऐसे बिंदु, तो वह हमारा क्या बन जाता है, द्विगुण व्यंजन बन जाता है। और ये भी बात हमें याद रखना है द्विगुण व्यंजन में कि जो ये ड और ढ है इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, शब्दों के बीच में और अंत में करते हैं, केवल शब्दों के बीच में करते हैं और अंत में करते हैं। जैसे यहाँ पढ़ना लिखे तो पढ़ना में ढ बीच में आ गया, उड़ना में ढ आ गया बीच में, लड़का में ढ आ गया, सड़क में ढ आ गया, तो ये क्या है, शब्दों के बीच में है। अंत की बात करेंगे तो जैसे बाढ़ हो गया, आषाढ़ हो गया, कड़ी हो गया, हथकड़ी हो गया, तो ये शब्दों के अंत में इनका प्रयोग किया गया है। तो ये चीज हमें याद रखना है कि ड और ढ जो टवर्गीय व्यंजन है उसका प्रयोग शब्दों के बीच में और अंत में किया जाता है। तो ये हमारा व्यंजन था कि व्यंजन क्या कहलाता है, व्यंजन के भेद कितने हैं, ठीक, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, यह मैंने आप सभी को बता दिया। अब जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो वर्ण के जो है कुछ और भेद माने गए हैं। जैसे सबसे पहला है श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद। श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के भेद, तो पहला हो गया हमारा अल्प प्राण और दूसरा हो गया हमारा महाप्राण। यानी श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के कितने भेद है, तो दो, एक अल्प प्राण और दूसरा है हमारा महाप्राण। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि अल्प प्राण होता क्या है। पहले बात तो यही आएगा, ये तो देख लिए कि श्वास वायु के मात्रा के आधार पर जो है वर्ण के दो भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्प प्राण। अल्प मतलब क्या होता है, पहले समझना हमको ये है। अल्प मतलब होता है थोड़ा या कुछ होता है या कम होता है। अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा, कुछ या कम। और प्राण का यहाँ मतलब हम लोग लेंगे वायु को या हवा को। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन व्यंजनों के उच्चारण में, यहाँ क्या होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक ना, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास या वायु की मात्रा कम लगे उसे हम लोग अल्प प्राण कहेंगे। अभी अल्प मतलब बताए कि कम, थोड़ा या कुछ होता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और उसमें हमारा श्वास वायु की मात्रा जो है कम लग रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। और इनकी संख्या कितना होता है, तो 19 होता है। अल्प प्राण की संख्या कितना होता है, 19 होता है। कौन कौन सा, तो जो हमारा प्रत्येक वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक, इन सभी वर्गों का जो है प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर जो है अल्पप्राण कहलाता है और अंतस्थ व्यंजन जो है वो अल्पप्राण कहलाता है। ठीक, इसी तरह जो है दूसरा नंबर हमारा महाप्राण है, तो महाप्राण ही जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अल्पप्राण में हम लोग क्या कर रहे थे, तो श्वास वायु की मात्रा जो है कम लगा रहे थे। इसमें क्या होगा, श्वास वायु की मात्रा अधिक लगेगी। महा मतलब क्या होता है, अधिक, बड़ा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण में कहा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ण हो गया वो महाप्राण कहलाता है और उस व्यंजन जो है वो भी महाप्राण कहलाता है। तो अगर इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या 14 होती है। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण था। अब हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन सा होता है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ हमने बनाया है अल्प प्राण का उदाहरण और एक तरफ हमने बनाया है महाप्राण का उदाहरण। जो व्हाइट कलर से रंगा हुआ दिख रहा है, ठीक, वो हमारा क्या होगा, हमारा ये अल्प प्राण कहलाएगा। ठीक ना, व्हाइट कलर से जो भी लिखा हुआ है ये सब हमारा क्या होगा, अल्प प्राण कहलाएगा इधर का। ठीक ना, जिसमें क, च, ट, त, प हो गया, ग, ज, ड, द, ब हो गया, ठीक, अंग, ईड़, अण, न, म हो गया। तो ये तीनों जो है 5-5 वर्ण है और इसमें हम क्या किए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तीनों अक्षर को हम रखे हैं। अभी हम लोग पीछे भी पढ़े कि अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कहलाता है। और साथ में अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन अभी भी हम लोग पढ़े
तो अंतस्थ व्यंजन यरलवा होते हैं, तो ये यरलवा। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो अल्प प्राण की संख्या 19 हो गया। इसी तरीके से महाप्राण में भी देखेंगे तो जो व्हाइट कलर से रंगा हुआ है यानी ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ, तो ये जो दोनों हमारा लाइन दिख रहा है दूसरा प्रत्येक वर्ग का अक्षर और चौथा अक्षर, तो ये दोनों हमारा क्या होगा महाप्राण कहलाएगा। ठीक, महाप्राण कहलाएगा। और साथ में जो है उसम व्यंजन, तो उसम व्यंजन तलाबी सम मूर्धन्य सदांती श और ह, तो ये हमारा क्या कहलाता है महाप्राण कहलाता है। तो इनकी संख्या कितना हो गई 14 हो गई। तो महाप्राण की संख्या 14, अल्प प्राण की संख्या 19 होता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण का भेद था। यहाँ हम लोग अब देखेंगे स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर वर्ण के भेद कौन कौन होंगे, तो दो होंगे, पहला घोषवर्ण और दूसरा अघोषवर्ण होता है। अब घोषवर्ण और अघोषवर्ण क्या कहलाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो घोषवर्ण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, कहा जा रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उसे हम लोग घोषवर्ण कहेंगे। तो इसका उदाहरण क्या होगा, तो सभी स्वर, जितने भी हमारे स्वर है, स्वर की संख्या 11 होता है, तो सभी स्वर और जो प्रत्येक वर्ग है उसका तृतीय चतुर्थ और पंचम अक्षर और अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ह, ये सभी क्या कहलाते हैं घोषवर्ण कहलाते हैं। तो टोटल अगर इनको काउंट करेंगे तो इनकी संख्या कितना होता है 31 होता है, यानी घोषवर्ण की संख्या कितना हो गया 31। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे दूसरा नंबर अघोषवर्ण के बारे में। तो अघोषवर्ण क्या होता है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है उसे हम लोग अघोषवर्ण कहते हैं। उदाहरण क्या होगा, तो प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम और द्वितीय अक्षर हो गया ये हमारा अघोषवर्ण कहलाता है। साथ में तलाबी श, मूर्धन्य श और दांती स, तीनों स हमारा क्या होगा अघोषवर्ण होगा। तो इनकी संख्या कितना हो गई 13, इनकी संख्या कितना हो गई तो 13 हो गई। अब आप लोग एक चीज ये कॉमन देख रहे होंगे कि अभी मैंने आप सभी को बताया घोषवर्ण की संख्या 31 होती है, ठीक, और अघोष का कह रहे हैं कि 13 होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, अगर मान लीजिए आप भूल जा रहे हैं इन दोनों की संख्या को, तो आप क्या कीजिए कि एक कोई भी याद रखिए, जैसे 31 याद है हमको, 31 याद है, तो 1 को आगे कर देंगे, 3 को पीछे कर देंगे तो वो तो 30 बन जाएगा 13। तो यानी अगर मान लीजिए अगर हमको याद है कि अघोषवर्ण की संख्या 13 होता है, अघोषवर्ण का नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे एक इस नंबरिंग को उल्टा कर देंगे और उसके बाद हम बता देंगे कि घोषवर्ण की संख्या कितनी है। तो 31 है तो 31 उसको उल्टा करेंगे तो 13 होगा, तो 13 अघोषवर्ण की संख्या हो गई। तो ये याद करने का आसान तरीका है। ठीक, अब घोष और अघोष को भी हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि इनकी संख्या कौन कौन सी होती है। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछ देगा कि ग कौन सा वर्ण है, अब ऑप्शन में दे देगा घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अघोषवर्ण। अब इनमें से हमको ढूंढना पड़ेगा, तो अब हम ढूंढने जाएंगे, इससे अच्छा हम याद रखेंगे। तो यहाँ घोषवर्ण का उदाहरण में जो है सभी स्वर अभी हम लोग पढ़े, तो सभी स्वर कौन कौन होंगे अ से लेकर के अ तक। इसके अलावा हमने पढ़ा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर हमारा क्या कहलाएगा, तो ग ज ड द ब हो गया, घ झ ढ ध भ हो गया, अंग इ अड़ न म हो गया। तो ये तीनों जो हमारा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो गया। ठीक, और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन यर लव और साथ में ह, तो ये सब हमारा क्या होगा घोषवर्ण होगा। ठीक, इसी तरह अघोषवर्ण का बात करेंगे। अघोषवर्ण तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क ख हो गया, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ हो गया, प फ हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और साथ में तलाबी स, मूर्धन्य स और दांती स, ये तीनों हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा अघोषवर्ण कहलाता है। तो इनकी संख्या, घोष की संख्या 31 और अघोष की संख्या 13 होता है। तो ये हमारा व्यंजन के बारे में था। उसके बाद हमने देखा कि जो अन्य और वर्ण के भेद होते हैं स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पे और श्वास वायु की मात्रा के आधार पे, तो उसकी हम लोग चर्चा किए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान के बारे में, क्योंकि उच्चारण स्थान से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उच्चारण स्थान जानने से पहले हम लोग उसके परिभाषा को जानेंगे कि उच्चारण स्थान आखिर में कहते किसको है। तो उच्चारण स्थान क्या होगा कि ध्वनि
मुंह के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है, जिसे हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। ध्वनि अर्थात जो हम वर्ण बोल रहे हैं क ख ग घ अंग च छ ज ज इ या अ आ, जो भी हमारे वर्ण हो गए, इनको हम लोग ध्वनि कहेंगे। तो ये हमारे मुंह के सहयोग से निकलते हैं। मुंह के अंदर जो भी विभिन्न अलग अलग भाग है उनके सहयोग से निकलते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। अब उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो उच्चारण स्थान जो है दो तरीके का होगा। एक होता है कि उच्चारण स्थान मुख्यतः कितने होते हैं, और एक होता है उच्चारण स्थान जो है कुल कितने होते हैं। ठीक ना, यहाँ मुख्यतः नहीं होगा, यहाँ कुल होगा। कुल उच्चारण स्थान कुल कितने होते हैं और मुख्यतः कितने होते हैं, दोनों चीज पूछा जाता है। अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि उच्चारण स्थान कुल कितने होते हैं, तो वहां हम बताएंगे उच्चारण स्थान 9 होते हैं। ठीक, अगर पूछा जाएगा उच्चारण स्थान मुख्यतः कितने होते हैं, तो वहां हम कहेंगे 6 होते हैं। ठीक, तो 9 और 6 याद रखना है। उच्चारण स्थान मुख्यतः 6 होते हैं और उच्चारण स्थान कुल कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। जैसे कि कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा जिसको हम लोग तालु का ऊपरी भाग बोलते हैं, तो मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया और अनुनासिक हो गया। तो ये हमारा क्या है, उच्चारण स्थान के मुख्यतः 6 भेद है, इनका हम लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो 7, 8 और 9 है, ये तीनों को हम लोग कुल में काउंट करते हैं तो टोटल 9 हो जाता है। तो कंठ और ओष्ठ के मेल से क्या बनता है, कंठोष्ठ्य बना है। दंत और ओष्ठ के मेल से क्या बना है, दंतोष्ठ्य बना है। कंठ और तालव्य के मेल से क्या बना है, कंठ और तालु के मेल से, कंठ और तालु के मेल से क्या बना है, कंठ तालव्य बना है। तो यही 9 जो है उच्चारण स्थान है। कुल उच्चारण स्थान 9 है और मुख्यतः कितने हैं, तो 6 हैं। तो इसको आप सभी लोग नोट करके जरूर याद रख लीजिएगा कि कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम लोग उच्चारण स्थान को भी जान गए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उच्चारण स्थान जो है तो उससे मतलब कि उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। जैसे मान लो कि अभी हम लोग देखे स्पर्श व्यंजन में कि कवर्ग से जो कवर्ग का उच्चारण जो है कंठ से होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ण हैं जिनका उच्चारण जो है हम लोग अलग अलग उच्चारण स्थान से करते हैं। जैसे एक तरफ यहाँ पे क्या उच्चारण स्थान हो गया और एक तरफ उच्चरित वर्ण है, एक तरफ क्या उच्चारण स्थान है और एक तरफ हमारा उच्चरित वर्ण है। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कंठ को। तो कंठ से किसका किसका उच्चारण होगा, तो अ आ का वर्ग का, ह का और विसर्ग का, यह हमारा कंठ से उच्चारण होगा इन वर्णों का। उसी तरह दूसरा जो हमारा तालु है, तालु जो उच्चारण स्थान है, इससे किन वर्णों का उच्चारण होगा, तो छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग का, य का और तलाबी स का, इनका उच्चारण होगा। मूर्धा की बात करेंगे तो मूर्धा जो तालु का ऊपरी भाग है उससे किस वर्ण का उच्चारण होगा, तो ऋषि वाला री का, टवर्ग का, र का और मूर्धन्य स का, इनका उच्चारण होगा। उसी तरह अगर दंत से बात करेंगे कि दंत से किन वर्णों का उच्चारण होगा, तो तवर्ग का हो गया, ल हो गया और दांती स, इनका उच्चारण होगा। ओष्ठ का बात करेंगे तो ओष्ठ का जो हमारा छोटा उ, बड़ा उ और पवर्ग से जो है इसका उच्चारण होगा। इसके बाद नासिका और मुख, नासिका और मुख यानी अनुनासिक, जो अनुनासिक के बारे में बताए 6ठे नंबर पर अनुनासिक, तो उसी को कहा जा रहा है नासिक और मुंह। डायरेक्ट तो हम नाक से तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए क्या किया गया, नाक और मुंह के मेल से अनुनासिक को बनाया गया। तो इसका किसका किसका उच्चारण होगा, तो पंचमाक्षर, जो पंचमाक्षर मतलब क्या होगा, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होगा, अंग, इ, अ, न और म, तो जो ये 5 अक्षर है इनका उच्चारण हमारा किससे होता है, तो अनुनासिक से होता है। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है ये समझना, ये अनुस्वार कहलाता है और ये हमारा क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। अगर ऐसे बिंदु रहे, ऐसे बिंदु दिया रहे तो ये हमारा विसर्ग होगा, तो विसर्ग का उच्चारण कंठ से, लेकिन अनुनासिक से किसका उच्चारण होगा, तो अनुस्वार का होगा। ठीक, और साथ में चंद्रबिंदु, जो चंद्रबिंदु है ऐसे चंद्रबिंदु दिया रहेगा तो चंद्रबिंदु का भी उच्चारण हम लोग अनुनासिक से करते हैं। उसी तरह कंठ और तालु, जिसको कंठ तालव्य बोलते हैं, तो इससे किन वर्णों का उच्चारण होगा, तो ए तथा आय का होगा। कंठ और ओष्ठ का, कंठोष्ठ्य का किस कंठोष्ठ्य जो उच्चारण स्थान है इससे किस वर्ण का उच्चारण होगा, तो ओ और औ का उच्चारण होता है। और एकमात्र जो दंत और ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ के मेल से जो है जो दंतोष्ठ्य बनता है, तो इस उच्चारण स्थान से केवल एकमात्र जो व है वह उसका हम लोग उच्चारण करते हैं। तो ये चार्ट आप लोग को ध्यान में रखना है, अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक,
कंठ तालव्य, कंठोस्थ, दंठोस्थ, ये जितने भी टोटल उच्चारण स्थान है, इनसे किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, क्योंकि इनसे जो है 1-2 नंबर का प्रश्न जो है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान में इसको रखना है। ठीक, तो ये हमारा वर्ण पाठ था पिछले वीडियो को लेकर के, और इस वीडियो में मैंने दोनों में आप सभी लोगों को ये ग्रामर का पहला जो बेसिक पार्ट है इसको बताने का कोशिश किया। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में, भाइयों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के नए नए अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।